हूँ कमर सीमा और दोस्तों एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि जापान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं किशिदा साहब वो विज़िट किया है। ज़ाहिर-सी बात है इंडिया का जो बड़ा इस वक़्त जिसे आप समझते हैं ना कि हर जगह डिस्कस किया जा रहा है और वो विज़िट ये है कि उसमें अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ेंगे उस विज़िट की जो कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके मीडिया सेंटर ने जो है वो शेयर की है। उसका जो पैरा पाकिस्तान के हवाले से है, वो बड़ा खतरनाक है और मेरा नहीं ख़्याल कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती होगी कि जापान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट देगा और ये पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का सीधा-सीधा फेलियर है। एक बात तो ये है कि आज से 2 साल पहले मेरा ख़्याल है कि जापानीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए और वो पता चला था कि 9 साल बाद जापानीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, 9 साल बाद। उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो जापान को कितनी अहमियत देता है। रिसेंटली मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने कुछ जापान से कर्ज़े लिए हुए थे और वो कर्ज़े हम वापस ना कर सके और जापान की पॉलिसी ये है कि अगर वो एक दफ़ा वेव ऑफ कर दें कर्ज़ा, तो वो दोबारा कर्ज़ा देते नहीं हैं, लोन नहीं देते। और मज़े की बात ये है कि इस हवाले से मुझे मौका मिला थोड़े दिन पहले, 2-1 दिन पहले आई थिंक 16 मार्च को कि जापानीज़ फ़ॉरेन ऑफ़िस ने मुझे इनवाइट किया कि पाकिस्तान और जापान के जो 70 साल के ताल्लुकात हैं, उसके ऊपर बात की जाए। उसमें मैं अकेला नहीं था, सार्क ममालिक से उन्होंने तमाम लोगों को बुलाया हुआ था, जो भी जिनको वो बुलाना चाह रहे थे, भारत से भी थे, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, जितने भी ममालिक थे उन सबको बुलाया गया था, नेपाल से। सबको बुलाया गया और हमने वहाँ पे बात की कि कौन-कौन से मुल्क के क्या ताल्लुकात है, पाकिस्तान के क्योंकि 70 साल हो गए थे। अब अगर आप पैरा 8 पढ़ें जो कि जॉइंट जो बायलैटरल जो स्टेटमेंट आई है, अगर आप पढ़ें कि 19 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान दोनों ने उसको साइन किया हुआ है और उसमें ये पाकिस्तान के बारे ये कहते हैं कि एक तो ज़ाहिर बात है इंडिया का एक वो स्टैंडर्ड पैटर्न है। तो उन्होंने कहा जी कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ-जहाँ पूरी दुनिया में है, उसको ख़त्म किया जाए और उसके ऊपर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो रीइटरेट करते हैं और कंडेम करते हैं टेरर अटैक इन इंडिया इंक्लूडिंग 26/11 मुंबई एंड पठानकोट अटैक्स एंड कॉल अपॉन पाकिस्तान to take resolute and irreversible action against terrorist networks operating out of its territory and comply fully with the international commitments including FATF। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं है कि ये स्टेटमेंट आई है। जितनी देर हो गई है मुझे पाकिस्तान को मीडिया देखते हुए, क्योंकि हमारे अंदर के मसाइल इतने हम हमारे अंदर तो ऐसे अनार्की फैली हुई है कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ गया उस अनार्की का। तो हमारे लोगों ने क्या स्टेटमेंट देनी है या फॉरेन ऑफिस ने क्या बोलना है या प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोलना है? ज़ाहिर बात है पता तो चल गया। अब ये देखें कि जापान जो है भारत का तो ठीक है पाकिस्तान के साथ पुराना मसला है। पाकिस्तान ने भी तो पूरी दुनिया को बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो भारत दहशतगर्दी कराता है और हमने डॉसियर भेजे। कोई एक मुल्क भी ऐसा है दुनिया में जिसको हम ये साथ बिठा के और एक इस तरह की जॉइंट स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि भारत इस तरह कर रहा है? कोई एक मुल्क प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब हमें बता सकें? क्वेश्चन ये है कि सारा टाइम आप हमें रोज़ी पिक्चर देते रहते हैं और कहते हैं बल्ले-बल्ले हो गई, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया। देखिए, वो कशीदा साहब जो है वो कशीदा हमारे उर्दू में तो कशीदा कहते हैं खराब होने को ना, कशीदा साहब तो मज़ीद हालात कशीदा कर गए हैं। जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर जो है कशीदा साहब, वो तो मज़ीद पाकिस्तान और जापान के हालात है जो मैं अगले दिन बात कर रहा था किसी की से साथ टोक्यो में, तो मैंने कहा पूछे सुनाए, मैंने कहा जी कैसे ताल्लुकात है पाकिस्तान के जापान के, क्या चल रहा है? तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली। तो उसमें से एक चीज़ ये थी कि पाकिस्तान बड़ी देर से कोशिश कर रहा है कि जापान के साथ हाई लेवल विज़िट हो, लेकिन वो हाई लेवल विज़िट नहीं हो पा रहे। मतलब क्या? कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जापान से कोई पाकिस्तान आए, क्योंकि पाकिस्तान से तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब भी गए थे, वहाँ से भी फ़ॉरेन मिनिस्टर आए और पाकिस्तान से प्रेसिडेंट भी गए थे जापान में हमारे, लेकिन वहाँ से कोई नहीं आता, दैट्स द पॉइंट। और ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों नहीं आते और ये क्यों ताल्लुकात जो है उस लेवल पे नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कर क्या रहे हैं। जापान ने ऑफ़र किया है इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो किशिदा साहब के विज़िट के दौरान ये बात चली है।
जो कि तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है। 5 ट्रिलियन येन। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। ये कोई आसान छोटा पैसा नहीं है ये। ये बहुत बड़ा पैसा है। हमारे पास तो वो 50 अरब डॉलर के 60 अरब डॉलर के चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से रुके हुए हैं, असां पूरी दुनिया सिर ते चुक ले। और ये देखें कि वो 42 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं। और मज़े की बात है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, वो तमाम क्वाड पार्टनर्स के लीडर्स को बायलैटरली होस्ट कर रहे हैं। और ये जो थी बेसिकली कहा जा रहा था कि जो 40th इंडिया जापान एनुअल समिट है और इसमें ज़ाहिर बात है उन्होंने बड़ा का एक दूसरे के साथ जो है वो एप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया। अब मज़े की बात ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को तो पता भी नहीं क्या बात है। मैं तो पिट-पिट के मर गया हूँ और कह गया हूँ कि भाई खुदारा इंडो पैसिफिक पे फ़ोकस करो। खुदारा देखो वहाँ पे क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी वहाँ पे जाके इन इन एंगेज करो अपने आप को। आज एक बहुत बड़ा एज है कि 75 साल भारत भी अपने आज़ादी के मना रहा है और हम भी आज़ादी के मना रहे हैं। और हमें किस तरह की बायलैटरल स्टेटमेंट्स देखनी पड़ रही हैं। हमें कोई बंदा बता सकता है? हम तो ये सवाल भी नहीं कर सकते। किसी को पता ही नहीं है ये सवाल भी करना है कि नहीं करना। अब मज़े की बात देखें जो आप अगर सिर्फ़ वो स्टेटमेंट देख लें, जो 19-20 मार्च की ये जो कशीदा साहब की जो विज़िट की हुई है, ठीक है जी? प्रॉपर वो बात करते हैं जी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। अगेंस्ट चाइना भी है, ज़ाहिर बात है वो। हम जी शेयर्ड प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं और हम कमिटमेंट करते हैं कि हम आइंदा भी स्टेबिलिटी लेके आएँगे, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करेंगे, ये सारा कुछ। और हम जो है वो यूनिलैटरली चेंज करेंगे, स्टेटस को किसी को चेंज नहीं करने देंगे। वो ज़ाहिर बात है चीन को कह रहे हैं। और फिर आपको पता है इन्होंने 2+2 मीटिंग भी दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की और डिफेंस मिनिस्टर्स की 2019 में भी। और फिर जो है वो क्या उसे कहते हैं कि अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह का ताल्लुक है जापान का और इंडिया का। और हमारे मैं देख रहा था पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात में, कभी वो हमारी एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी टेक्निकल एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी नाले पक्के करने में मदद करते हैं, कभी वो हमारे खाल पक्के करने में मदद करते हैं, कभी वो इस तरह की चीज़ों में मदद करते हैं। जबकि इंडिया में देखिए वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव जो है, ये इन्होंने इनिशिएट किया हुआ 2019 में। और दोनों मुल्क जो हैं वो फ्री इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। आसियान की यूनिटी के ऊपर बात हो रही है। आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक इसके ऊपर काम हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, मुझे तो ऐसा लगता है जब पूरी दुनिया ने गंद मारना होता है तो दुनिया पाकिस्तान इकट्ठी हो जाती है, अफ़गानिस्तान की वजह से। और जब तरक्की होनी है, डेवलपमेंट होनी है, इंटरनेशनल ऑर्डर बदलने हैं, तो इंडिया को इंडो पैसिफिक में जो है वो मेनस्ट्रीम रोल मिल गया। और हम इंडो पैसिफिक की तरफ जाते नहीं हैं क्योंकि वो कहते हैं वो फाइन वो तो इंडिया वहाँ बैठा हुआ है, तो मतलब छोटी सोच है, बड़ा सोचते ही नहीं है। फिर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज़ के ऊपर वो किस तरह एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी वो इंडो पैसिफिक में इनिशियली है। ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी के ऊपर वो बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं जी नॉन मिलिटराइज़ेशन की हम बात करते हैं। सर आपको पता है कि जापान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 9 है जो कहता है कि बेसिकली वो जापान अपनी फ़ौज नहीं रख सकता। और मेरे आजकल तो ये भी बात चल रही है कि हमें उस आर्टिकल को भी बदलना पड़ेगा, वो सोच रहे हैं। अच्छा मज़े की बात ये है नॉर्थ कोरिया की डिस्टेबलाइज़ कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च, लेकिन जो पाकिस्तान में उन्होंने मिसाइल मार दी है उसके बारे में तो इंडिया बताता भी नहीं होगा। या जापानीज़ को हम बता सकते हैं? या अगर हमने बताया तो दुनिया ने हमारी क्या बात सुनी है? ये बातें हमें बड़ी बुरी लगती है ना क्योंकि हम सवाल करते हैं। जब भी आप सवाल करेंगे उसका जवाब नहीं होगा तो हमें बुरा लगेगा और कहेंगे देखो जी यार ये कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या इन सवालों के जवाब हैं? क्या हमारी दुनिया में कौन मदद कर रहा है अगर इंडिया ने हमारे अंदर उधर मिसाइल मारा, इंडिया और वो तो बैठ के वहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। ओआईसी को जिस तरह स्नब किया इंडिया ने किसी ने जवाब दिया? एफएटीएफ के ऊपर वो कह रहे हैं उन्होंने जान के एफएटीएफ का नाम डाल दिया। जो पैरा 8 पढ़ें आप जॉइंट स्टेटमेंट का। अच्छा, इसमें जो मेजॉरिटी डिस्कशन है वो तो है ही सारी इन्होंने ये की हुई है। फिर वो कहते हैं जी कि हम तो हाई लेवल ओपन डिबेट करेंगे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर। और 2000 जो है वो ज जापान जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा नॉन परमानेंट सीट फॉर द यूएनएससी 2023-2024 के, 23-24 की। अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह ठीक है, वो तो पाकिस्तान भी ख़ैर नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है सिक्योरिटी काउंसिल का, आजकल इंडिया का टेन्योर मेरा खत्म हो गया। और फिर देखिए न्यूक्लियर के हवाले से,
क्या हम जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में तो इंडिया की मदद की जाती है, उसके लिए प्लानिंग हो रही है। इसमें उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो सीटीबीटी के ऊपर बात की, कि जी इसमें हम जो है वो और फिर एफएमसीटी फिसाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर बात हुई। इसकी सिग्निफिकेंस जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उसको समझना चाहिए। और वो कहते हैं जी कि हम टोटल एलिमिनेशन चाहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, क्योंकि जापान के ऊपर तो अमेरिका ने हमला किया हुआ है। इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। इंडिया की जो स्टेटेड पॉलिसी है वो तो सभी ये कहते हैं, हम एलिमिनेशन चाहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की। और जनाब हम चाहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट एंड ट्रीटी साइन की जाए, इसको एनफोर्स किया जाए एफएमसीटी को। लेकिन अभी ये तो जापान को सूट करता है, क्योंकि जापान को पता है कल को चाइनीज ना हमें मार दें। इंडिया को तो सूट नहीं करता, लेकिन क्योंकि उनको पता है बस कहने की हद तक क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा आगे आ जाएँ, सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर उन्होंने काम किया हुआ है, दोनों ममालिक ने। और वो कॉप 26 के ऊपर देखिए ना कितना कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का डॉक्यूमेंट है। अगर आप जो जो लोग देखते हैं, कॉप 26 के ऊपर कि जो है वो क्या उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम होगा। इंडिया और जापान जो क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप कर रहे हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और आइंदा कैसे देख रहे हैं कि जी ग्रीन जो है वो एनर्जी के ऊपर किस तरह काम करना है। और इसी तरह जी कि कार्बन रिसाइक्लिंग कैसे करनी है। डब्ल्यूटीओ में एक दूसरे को साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी रूल्स बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम। अब दोनों को सूट करता है ताकि चाइना की मोनोपोली ना हो। अब देखें कि ये जो है वो जो कि ये जब चाइना के जापान के प्रेसिडेंट जो थे शिंजो एब साहब, उनके दौर में एक डिस्कशन हुई कि तकरीबन कुछ 3.5 ट्रिलियन युआन की जो है ना इन्वेस्टमेंट टारगेट जो था उसके ऊपर बात हुई थी और वो काफ़ी हद तक इन्होंने अचीव कर लिया हुआ है। अब मज़े की बात देखें इसमें कि इंडिया वो जो है एक बड़े पैमाने पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर वो जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे। उसको अगर आप देखें भले वो 5G टेक्नोलॉजी हो, भले वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो टेलीकॉम नेटवर्क सिक्योरिटी हो, सबमरीन केबल सिस्टम हो। और इंडिया की जापान की जो कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो भी उन्होंने भी अपनी और ये क्वाड के फ्रेमवर्क में भी काम कर रहे हैं। और जो इंडिया सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको वो जी जापानीज़ एप्रिशिएट कर रहे हैं। वो समझते हैं ये मार्केट है, यहाँ पे पैसा लगाओ। हम तो बस जिसे कहते हैं ना कि हम तो किसी को कन्विंस नहीं कर सके। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल नेटवर्क के ऊपर वो काम कर रहे हैं। सो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वो खींच के ले गए हैं। अब और दूसरा बात ये है कि देखें, ये जो इंडो पैसिफिक है, इसके इर्द-गिर्द सारी की सारी हम तो एक वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में एक सीपैक है ना, हम तो उसके ऊपर बातें कर रहे हैं। लेकिन इंडिया को देखें कि उन्होंने इंडो पैसिफिक के एरिया में अमेरिका से अलहदा सपोर्ट ले रहे हैं बायलैटरल 2+2, ऑस्ट्रेलिया से अलहदा 2+2, इंडिया जापान से अलहदा 2+2। और ज़ाहिर बात है इसमें जिसे कहते हैं ना कि आपको दाद देनी पड़ेगी कि जापानीज़ जो हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान से एंगेजमेंट ज़रूरी नहीं है। उन्होंने तो साढ़े नाल गल ही मुका दी, उन्होंने कहा जी ठीक है लिमिटेड स्केल पे एक ताल्लुक रखें। आई हैव मेट विद द जापानीज़ जापानीज़ जो एम्बेसडर हैं, वो पिछले साल मेरे गाँव गए हुए थे मेरे साथ, जो पाकिस्तान में जापानीज़ एम्बेसडर हैं। उन्होंने मेरे गाँव विज़िट किया, मेरे गाँव मेरे साथ गए, मतलब मेरी अच्छी उनसे दोस्ती थी, वो ट्रांसफ़र हो गए कहीं और किसी मुल्क में चले गए हैं, बल्कि शायद आई थिंक अमेरिका में आए हुए हैं। सो द पॉइंट हियर इज़ कि हम जापानीज़ के साथ बड़ा क्लोज़ हमारा कोऑपरेशन है। और लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट है वो आप चेक कर लें क्या है। अच्छा अब मज़े की बात ये है कि ये जो 70 साल की जो एनिवर्सरी एस्टैब्लिश हो रही है, वो किस तरह वेलकम एक-दूसरे को कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। इंडिया जो है वो किस तरह नेक्स्ट लेवल पे जाके डिप्लोमैटिक रिलेशंस को तो एस्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है जी। लेकिन वो जापानीज़ लैंग्वेज एजुकेशन जो है, उसको बड़ी अहमियत दे रहा है। रिसेंटली ये जो वेबिनार एक इंडियन जापानीज़ फॉरेन ऑफिस में हुआ, तो उन्होंने मुझसे भी पूछा कि पाकिस्तान जो है वो हम किस तरह पाकिस्तान की स्किल्ड लेबर को ले सकते हैं। और मैंने यही कहा कि जो जापानीज़ लैंग्वेज एजुकेशन है उसके ऊपर काम किया जाए। क्योंकि जापानीज़ ने तकरीबन 3.5 लाख नौकरियों की बात की कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो एजिंग पॉपुलेशन है, तो उनको स्किल्ड लेबर चाहिए।
लेकिन पाकिस्तान में जैपनीज़ लैंग्वेज जो है उसके ऊपर उस तरह काम नहीं हुआ और जैपनीज़ जो है वो इस्लामाबाद में शोर मचा रहे थे कि हमें बंदे चाहिए, लेकिन हुकूमत उनकी सुनती नहीं है। अब और मैंने स्ट्रेस वहाँ पे ये किया था जापानीज़ फ़ॉरेन ऑफिस के इन्विटेशन टॉक में, मैंने अपने ट्विटर पे वो शेयर भी की थी कि भई ये जापानीज़ गवर्नमेंट जो है वो हेल्प आउट करे अगर पाकिस्तान को, ये पब्लिक सेक लेवल पे ये कोऑपरेशन हो, दोनों ममालिक के दरमियान, तो तब चीज़ें वो बेहतर हो सकती हैं। तो जापानीज़ लैंग्वेज जो है वो पाकिस्तान में भी पढ़ाई जाए। सिर्फ़ ये ना हो कि हर जगह चीनी हो। और दूसरा ये है कि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करना है। इंडियंस को तो वो दे रहे हैं, जितना बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम हो रहा है। देखिए, जब आपका प्राइम मिनिस्टर तक एक्सेस नहीं है, जब वो उनका प्राइम मिनिस्टर आपके पास नहीं आता, शिंज़ो एब ने तो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होके बताई थी। आप चले जी थोड़ा हिस्ट्री में और आप देख लें कि इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होके 2007 में उन्होंने बात की। उसके बाद सब जो है वो शुरू हो गए और उन्होंने उस वक़्त ये आइडिया दिया। फिर इन अमेरिकन्स ने फिर उसको मटीरियलाइज़ किया, फिर बाकी भी सारी कौम ममालिक ने उसको दिया। सो क्वेश्चन रिमेन्स कि पाकिस्तान ने अपने आप को मैरीटाइम नेशन बनाने में बड़ी देर कर दी है। ग्लोबली हम उस पोज़ीशन में नहीं हैं, जो हमें करनी चाहिए और मुझे लगता है, अगर हम थोड़ा-सा फ़ोकस करें इसके ऊपर, तो हम काम अच्छा कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ वी नीड टू गिव अटेंशन। ये हमारे घर में लड़ाइयाँ बंद हों, हम एक-दूसरे को क्लोज़ करना बंद करें, हम एक-दूसरे के कपड़े फाड़ने बंद करें। एक-दूसरे की इज़्ज़तें उछालना बंद करें। हम अवाम के को दिए हुए एतमाद पे जो लोगों को इलेक्ट किया जाता है, उनकी इज़्ज़त करें और एक अच्छा माहौल बनाएँ, जिसमें वो लोग पावर में हैं, जिन पे अवाम ट्रस्ट करते हैं। हम एक मैन्युफैक्चर्ड पॉलिटिकल सिस्टम के तहत अगर चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, तो फिर इसी तरह होगा। ये अनार्की रहेगी और अगर हम पाकिस्तान में इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहते हैं, तो फिर भी हमें हमें लोगों का जो पॉलिटिकल मैंडेट हमें देना है, उसके ऊपर काम करना होगा। ये नहीं है कि आप जो मर्ज़ी के फैसले कर लें, सुबह, दोपहर, शाम और कहें जनाब ठीक है, बल्ले-बल्ले हो जाएगी, खैर है, कोई मसला नहीं है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी अगर हमने ये पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे काम करना है, तो फिर उसके लिए माहौल बनाएँ, पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाएँ। ये नहीं है कि आज इमरान खान को सारे गालियाँ दे रहे हैं, इमरान खान से निज़ाम नहीं चला तो कल को बाकी आएँगे, कल दूसरे को इमरान खान उनको नहीं चलने देगा। वी आर ऑन अ बैड ट्रैक। The only way is कि give people a fair share। जब तक सियासतदानों के मामलात में इंटरफेरेंस होगी, सियासतदान इंडिपेंडेंट मैंडेट लेके नहीं आएँगे, अदारों पे यकीन नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर यकीन नहीं होगा कि जो लोग पावर में बैठे हैं वो सफ़ेद करें और जो बाकी एग्ज़ीक्यूटिव के जो अदारे हैं वो सपोर्ट करें सिस्टम को, ना कि वो मामलात में अपना शेयर माँगे। ये निज़ाम इस ऐसे नहीं चलेगा। इकोनॉमिक सिक्योरिटी तभी अचीव हो सकती है एंड आई एम श्योर सब पाकिस्तानी मुखलिस हैं पाकिस्तान से। बस हम एक-दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, उसको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।